everyone, in this class we will be covering English grammar questions that were asked in the Haryana City Group C paper 2022. Let's see the first sentence. The old man is looking forward as the visits of his grandchildren. तो हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। तो देखते हैं चारों ही ऑप्शन को देखते हैं। फोर की सेंस होती है के लिए की अगर सेंस निकल रही है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका मतलब होता है में, जैसे आई एम इन द रूम, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विद का मतलब होता है के साथ, तो जैसे आई एग्री विद यू, तो हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं टू का इस्तेमाल। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड, तो इसमें इस्तेमाल होगा टू का। क्यों होगा, बात करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये यहाँ पे एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग विद प्लेजर, डूइंग समथिंग विद प्लेजर। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो आनंद उठाना चाहता है। द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे उनकी यात्रा का वो आनंद उठाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें इस्तेमाल होगा टू का, टू प्रीपोजिशन इसके साथ लगेगी। Let's see the next sentence. Choose the most appropriate preposition to fill in the blank. हमें क्या करना है, fill in the blank given है और इसके अंदर क्या यूज करनी है, preposition। preposition का मतलब पहले पोजीशन बताता है किसी भी वर्ड से आके, तो हमें इस्तेमाल करना है preposition। He succeeded, succeeded का मतलब क्या होता है, कामयाब होना, वह कामयाब हुआ। Dash dint of perseverance, perseverance का मतलब जो उसके अंदर लगन थी, and hard work, जो उसने कठिन परिश्रम किया। अब देखते हैं he succeeded फोर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, के लिए की सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, बाय का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है, बाय मीन्स होता है द्वारा, बाय मीन्स होता है द्वारा। और टू का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोइंग टू, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं सी सक्सीडेड बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिंट ऑफ, ये यहाँ पे क्या बनता है, एक फ्रेज बनता है और जिसका मीनिंग होता है के दम पर या के बल पर, के बल पर या फिर के द्वारा, या फिर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा he succeeded by the dint of perseverance and hard work। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय। वह कामयाब हुई किसके दम पर, लगन और मेहनत के दम पर, बल पर। Let's move to the next sentence. Pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is 4। हमें एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर कोई एरर है तो हमें बताना, अगर एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर। अब देखते हैं, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 pieces of metal together is known as pressure welding। The simplest method of the welding 2 pieces of metal together is known as pressure welding। जब भी हम मेटल, धातु के 2 टुकड़े लेते हैं, अगर उनको वेल्डिंग करती है प्रेशर वेल्डिंग के साथ, अब उसको वेल्डिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो क्या कहलाती है, प्रेशर वेल्डिंग कहलाती है। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, नो सच एरर इन दिस सेंटेंस। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नो एरर। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर वेल्डिंग की एक इमेज यहाँ पे लगी हुई है और उसमें समझाया गया है प्रेशर वेल्डिंग कैसे
काम करती है। ये गैस प्रेशर वेल्डिंग है, जहां पे जो आपके सामने इमेज है इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। Fill in the blank with the appropriate option given below. The Battle of Waterloo was won dash of a town with the playfield on the playing fields, four playfielded in the played. जो वाटरलू का युद्ध है वो जीता गया था, हमारा राइट आंसर होगा ऑन द प्लेइंग फील्ड्स। ऑन द प्लेइंग फील्ड्स इसका राइट आंसर होगा। Pick out the correct indirect speech form of the following sentence. I have bought a house, comma, inverted comma, he said. I have bought a house. तो देखिए यहां से हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे गिवन है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसमें पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट होगा उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं हैड का। इसका इस्तेमाल करते हैं हैड का। अब बस आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे नजर डालनी है। अगर आपने ये पता है कि कौन सा टेंस और इसको कौन से में चेंज करते हैं तो हमारा बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, आई हैव बोट ए हाउस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ही सेड। ही सेड एज इट इज रहेगा भाई, इसके अंदर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ही सेड देखिए सभी ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। इसको रिमूव करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड दैट आई को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी के अंदर ही आया। उसके अलावा हैव को हैड के अंदर चेंज करेंगे। हैड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे है, और यहाँ पे वुड है। तो हमारा राइट आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। उसने कहा कि उसने एक घर खरीद लिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। Let's see the next sentence. Choose the word which is opposite meaning the word underline. तो हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। किसका बताना है, फ्रीक्वेंट का। The earthquakes are frequent in Japan. अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, भूकंप होते हैं, भूकंप आते रहते हैं। फ्रीक्वेंट लगातार, क्या होता है, लगातार या फिर बार बार। इसका मीनिंग पता है, लगातार या फिर बार बार। इन जापान, जो भूकंप होते हैं जापान में बार बार आते रहते हैं। अब देखिए एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है, जो चीजें लुप्त हो चुकी हैं, क्या होती है, लुप्त। अनयूजुअल, देखिए यूजुअल होता है सामान्य, तो अनयूजुअल क्या हुआ, असामान्य। फ्यू, फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम ना के बराबर, या फिर नेगेटिव सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रेयर का मतलब होता है कभी कभार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंट होता है लगातार, और रेयर मीन्स होता है कभी कभार। क्या होता है, कभी कभार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंट। द रेयर इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्रीक्वेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रेयर इज द एंटोनिम ऑफ द फ्रीक्वेंट। Let's see the next sentence. Choose the word which is opposite in meaning the word underline. C is slender in figure. Slender means होता है सुडोल। क्या होता है, सुडोल। अब देखते हैं, हमें सुडोल का अपोजिट मीनिंग बताना है। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। क्या होता है,
मजबूत। और बात करें फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है बीमार की अवस्था में या फिर बीमारी की अवस्था में। स्टाउट या फिर स्लिम, स्लिम क्या होता है, दुबला पतला, दुबला पतला। स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है, ये होता है सुडोल। स्लेंडर मीन्स होता है सुडोल, और स्टाउट मीन्स क्या होता है, मजबूत। क्या होता है, मजबूत। सलीम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लेंडर इज स्टाउट। क्या होगा, स्टाउट होगा। Let's see the next sentence. Choose the alternative which best expresses meaning of the underlined idiom. हमें idiom given है, उसका मीनिंग हमें बताना है। Her speech is always full of tall stories. जो उसका भाषण होता है वो भरा हुआ होता है लंबी लंबी स्टोरियों के द्वारा। लॉन्ग टेल्स, लॉन्ग टेल्स इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। हेरोइक स्टोरी ये भी नहीं हो सकता। रियलिस्टिक स्टोरीज ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होगा एग्जैजरेटेड टेल्स। एग्जैजरेटेड टेल्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जैसे हमें अलंकार में क्यों होता ना, जब तक राणा ने सोचा तब तक चेतक उस पार था। तो इस तरीके के जो अलंकारिक शब्द होते हैं, वैसे ही क्या होता है, टोल स्टोरीज का मीनिंग निकल के आता है, एग्जैजरेटेड टेल्स का मीनिंग निकल के आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। In the following question, out of the alternatives, choose the one of which is substituted for the given sentence. An apartment building in which each apartment is owned separately. जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो अपार्टमेंट गिवन होते हैं वो अलग भी होते हैं। बाय द पीपल लिविंग, जो व्यक्ति उनके अंदर रहते हैं। आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, वो अगर अपना एरिया शेयर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो अब देखते हैं कंडोमिनियम। कंडोमिनियम मीन्स क्या होता है, सह स्वामित्व। सह स्वामित्व मीनिंग होता है इसका। मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स होता है बहुमुखी, बहुमुखी। डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मीन्स होता है दो मुखी। और इसके अलावा कारवान, कारवान मीन्स होता है काफिला। क्या होता है, काफिला। अब देखते हैं, तो देखिए सह स्वामित्व की यहाँ पे बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो अब देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जाएगा। विल हैव, विल हैव को हम चेंज करेंगे विल हैव बीन में। इसमें विल हैव बीन के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। अब देखते हैं विल हैव बीन किसके अंदर है, द वर्क इज, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो बी है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। द वर्क विल हैव बीन, तो ये हो सकता है। द शीतल विल फिनिश द वर्क इन ड्यू टाइम, तो ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। जो काम है वो किसके द्वारा समाप्त किया जाएगा, शीतल के द्वारा। Let's see the next sentence. Pick out the correctly spelled word. हमें 4 स्पेलिंग गिवन है, इनमें से हमें जो स्टिक स्पेलिंग है वो चूज करनी है। आउटरेजियस, 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 आउटरेजियस। देखिए हम कहीं ना कहीं किससे बनेगा, आउट, और बीच में क्या मिलेगा, एस।
और OUS इससे मिलके बनेगा। अब चेक करते हैं। आउट इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है, ये बिल्कुल ठीक है। आखिर में देखते हैं OUS 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 यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं एज, AGE यहाँ पे नहीं है। AGE ये हो सकता है, AGO ये नहीं हो सकता, AJI तो ये भी नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर होगा आउटरेजियस। तुम्हारा राइट आंसर होगा आउटरेजियस। आउटरेजियस मीन्स होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। आउटरेजियस मीन्स होता है अपमानजनक, किसी की इंसल्ट करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सिमिलर ऑप्शंस है ना उसके अंदर ट्राई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर से, द पावर ऑफ नोबल, द पावर ऑफ नोबल, उसके बाद पी यूज किया गया है RP। देखते हैं द पावर ऑफ नोबल डीड्स टू बी, उसके बाद S, प्रिजर्व्ड एंड पास्ट ऑन द फ्यूचर। तो अब देखिए यहां से, इससे देखते हैं द पावर ऑफ नोबल डीड्स, जो आप सभ्य काम करते हैं उसकी शक्ति इज टू बी प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना, क्यों संरक्षित करनी चाहिए। एंड पास्ट और क्या करनी चाहिए? आगे भेजनी चाहिए। इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर और जो भविष्य में क्या करती है? काम आती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा RPSQ। क्या होगा? RPSQ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैराजंबल PQRS। Let's see the next sentence. Read the following passage carefully and answer question 46, 47 and 48. India is one of the oldest civilization of the world. जो भारत है विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से, सिविलाइजेशन क्या होता है? सभ्यता। सभ्यताओं में से एक है विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से भारत एक है। Which offers a kaleidoscope of the cultural experience. उसके पास क्या है? क्लेडिस्कोप का मतलब दृश्य, जो क्या होता है? कल्चर होता है, उसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। कल्चरल एक्सपीरियंस होता है अनुभव। द कंट्रीज हैज ए रिच हेरिटेज। जो कंट्री, जो देश है उसके पास क्या है? रिच हेरिटेज। मीन्स क्या होता है? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? भंडार, कि उसके पास बहुत सारा भंडार है। किस चीज का? एंड न्यूमरल्स अट्रैक्शन, और बहुत सारी चीजें क्या है? अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को खींचती हैं। यहाँ पे इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, यह फैला हुआ है। स्ट्रेचेस का मतलब फैला हुआ है। द स्नो कैप्ड हिमालय पीक, जो हिमालय की चोटियां वहां से, टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ कवरिंग, और जो दक्षिण भारत के क्या है? दक्षिण भारत के जो जंगल है वहां तक फैला हुआ है। कवरिंग, जो क्या करता है? कवर करता है। 32 करोड़ 87 लाख 2263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये 32 करोड़ 87 लाख 2263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इट इज द वर्ल्ड सेवन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ग्रामर के अलावा जीके के अंदर भी आता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री, जो क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रेस्ट एशिया, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अलग होना। फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, एशिया से अलग कैसे होता है? बाय द माउंटेन्स, चट्टानों से, जो पहाड़ों से, एंड द सी और समुद्र से, विच गिव द कंट्री ए डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी, जो एक अलग ही क्या देखती है? ज्योग्राफिकल पहचान देती है। आइडेंटिटी होता है पहचान। इंडिया शोकेसेस ए वैरायटी ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब इसके अंदर बहुत सारी सभ्यताएं हैं। रिसोर्सेज क्राफ्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो हजारों सालों पहले बनी है। फ्रॉम द ह्यूज हेरिटेज, जो बहुत ही बड़ी सभ्यता है। साइड टू प्रिस्टेन सी, सी बीचेस क्या है? समुद्री किनारे हैं।
टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू द सब्सिडेंटल इकोनॉमिक, जो टूरिज्म भी क्या करता है, इकोनॉमिक बढ़ावा देता है। सोशल कल्चर, सोशल सामाजिक सभ्यता को भी बढ़ावा देता है, एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है, एंड पॉलिटिकल को भी। डेवलपमेंट द जनरेट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट में सहायक है। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो द कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज, और टूरिज्म क्या होता है, जो सैलानी आते हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Let's see the first question regarding to the paragraph. Tourism as an industry also contribute to our country. Tourism, जो सैलानी आते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और कंट्री के अंदर कैसे। पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन की तो कहीं भी बात नहीं हुई है, अभी हमने क्या किया है, पैराग्राफ को पढ़ा है। एग्रीकल्चर एंड रिलीजन, एग्रीकल्चर की भी कहीं पे बात नहीं की गई है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक करते हैं। रिलीजन एंड स्टैटिक्स, रिलीजन की भी कहीं पे बात नहीं की गई है, तो बात किस पे की गई है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Let's see the next sentence. Beside the world's oldest civilization, India is also the world's largest country. यद्यपि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से है, इंडिया का स्थान कौन सा है सबसे बड़े देशों में। तो देखिए 3rd, 5th, 10th और 7th, हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा है कि जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। Let's see the next sentence. Find out a word from the above passage which means a country's history, tradition and culture etc. तो ये क्या होता है, जो कंट्री का जो इतिहास होता है, उसका जो कल्चर होता है, सभ्यता होती है, वो क्या होती है, आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी नहीं होती, हेरिटेज होती है। इसके अलावा प्रिस्टाइन ये नहीं होता, अट्रैक्शंस भी नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरिटेज।